Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start a new topic of chemistry class 10 CBSE board, and chapter is carbon and its compound. Today we start, the topic is the topic Vital force theory. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आज हम लोग जानेंगे कि विटल फोर्स थ्योरी क्या है। देखिए, 19th सेंचुरी के पहले हम लोग ये नहीं जानते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। 19th सेंचुरी के पहले हम लोग बस यही जानते थे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो। लेकिन ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, तो उसके लिए बर्जीलियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक क्या कहा जाए सिद्धांत दिया था। वो ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्सेस existing in the living organism. This mysterious forces is called Vital force theory. It was given by Berzelius. Vital force theory क्या है? According to Vital force theory, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको केवल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनसे आइसोलेट किया जा सकता है, उसको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। और वो बनते कैसे हैं? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्सेस। कुछ ऐसी जैविक शक्तियां हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लैब में प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू विटल फोर्स थ्योरी ये था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में बना नहीं सकते हैं, वो केवल कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस के थ्रू ही बन पाता है। ठीक है, और ये मिस्टीरियस फोर्सेस जो होते हैं वो सिंथेटिक तो हो नहीं सकते हैं। कुछ जैविक शक्तियां होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करती है। लेकिन उन्हें और ये जो विटल फोर्स थ्योरी थी ये किसके द्वारा दी गई थी? बर्जीलियस, एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, उनके द्वारा दी गई थी। लेकिन बर्जीलियस का ही एक शिष्य था, स्टूडेंट था, जिसका नाम मतलब स्टूडेंट्स थे वो, जिनका नाम था फ्रेडरिक होलर। उन्होंने इस विटल फोर्स थ्योरी को खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी इसको गलत प्रूफ कर दिया। बर्जीलियस साहब का ये कहना था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो केवल कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस के हेल्प से ही बन पाता है। लेकिन फ्रेडरिक होलर जो थे उन्होंने क्या किया? यूरिया एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया था। और कैसे प्रिपेयर किया गया था? तो दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स करके उसको हीट किया गया था, तो यूरिया बना था। तो ये पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया था बाय फ्रेडरिक होलर के थ्रू। उसके पहले हम लोग यही जानते थे कि जो यूरिया है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल्स हो उनके यूरिन में पाया जाता है। इसको हम लोग बना नहीं सकते, लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेडरिक होलर ने यह सिद्ध कर दिया, यह प्रूफ कर दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको भी आप लैब में बना सकते हैं। और आजकल के डेट में आप जानते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसको लैब में प्रिपेयर किया जा रहा है। तो फ्रेडरिक होलर जो थे इनका सिंथेसिस क्या था? इनके अनुसार नो मिस्टीरियस फोर्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए कोई भी मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत नहीं होती है, उसको हम लोग लैब में भी बना सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग था कि नो मिस्टीरियस फोर्स is required in the formation of organic compound.
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स also prepared in laboratory. ठीक है, इनका ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए किसी भी मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत नहीं होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी जिस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। इन्होंने यूरिया को पहली बार लैब में बनाया था बाय हीटिंग by heating to aqueous solution, aqueous by heating to by heating to inorganic compound. Ammonium chloride and potassium cyanate. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, पोटासियम साइनेट KCNO, इसको हीट किया गया, ये हीट का सिंबल है। तो CNO प्लस KCl बना। फिर अगेन इसको फिर अमोनियम साइनेट को हीट किया गया, तो यूरिया बना NH2CONH2। ये है अमोनियम क्लोराइड, दिस इज अमोनियम पोटासियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, पोटासियम क्लोराइड, अमोनियम साइनेट, एंड दिस इज यूरिया। यूरिया ये अमोनियम साइनेट, so urea is first organic compound which are prepared in lab. क्लियर हुई है बात? देखिए विक्टर फोर्स थ्योरी क्या कहती है? विक्टर फोर्स थ्योरी जो है बर्जीलियस के थ्रू दी गई थी, और ये थ्योरी ये कहती है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। उसको बनाने के लिए
कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस की जरूरत होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और इसीलिए जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जाता है। ये विटल फोर्स थ्योरी कहती है। और विटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। उन्हीं के एक शिष्य थे फ्रेडरिच होलर, जिन्होंने 1828 में इस विटल फोर्स थ्योरी को खत्म कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट दोनों को हीट करके अमोनियम साइनेट बनाया, और अमोनियम साइनाइड को अगेन हीट किया गया तो हमारा यूरिया बन के सामने आया। 19th सेंचुरी के पहले हम लोग यही जानते थे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्सेस के थ्रू ही वो बन सकता है। लेकिन जब फ्रेडरिच होलर ने अपना थ्योरी दिया तो उनके अनुसार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, और यूरिया एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में प्रिपेयर किया गया था। और वो भी कैसे? दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को दो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस थे उनके एक्वस सॉल्यूशन को हीट करके बनाया गया। और उसके पहले जो यूरिया थी वो केवल ह्यूमन बॉडी और जो भी एनिमल्स होते हैं उनके यूरिन में पाया जाता था, बनाया नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही फ्रेडरिच होलर ने अपना ये प्रूफ दिया कि किसी भी ऑर्गेनिक जो यूरिया को लैब में प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अभी भी जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेडरिच होलर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटल फोर्स थ्योरी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि विटल फोर्स थ्योरी जो है इसको डिस्ट्रॉय किसने किया? तो विटल फोर्स थ्योरी को दिया था बर्जीलियस साहब ने, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय किसने किया? उन्हीं का एक स्टूडेंट था, उन्हीं का एक शिष्य था जिसका नाम था फ्रेडरिच होलर। उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और कैसे डिस्ट्रॉय किया? बाय प्रिपेयरिंग यूरिया इन लैबोरेटरी। क्लियर है? इतनी बातें समझ आ गई आपको? आगे बढ़ा जाए। ओके, and now the topic is modern definition of organic compound. इसको देखिए, modern definition of organic compound, ये क्या है? देखिए, डाउनफॉल ऑफ आफ्टर डाउनफॉल ऑफ विटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच आर आइसोलेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किए जाते हैं। ये विटल फोर्स थ्योरी जब थी उस हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन किया गया था। लेकिन आफ्टर डाउनफॉल ऑफ विटल फोर्स थ्योरी, जब विटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गया, उसको गलत प्रूफ कर दिया गया, उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उसके एक न्यू डेफिनेशन आई, और वो डेफिनेशन ये आई, द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन along with hydrogen, nitrogen, sulfur and phosphorus is called organic compound. आइए बात समझते हैं, क्लियर हुई है लाइन आपको? The compounds which contain carbon along with hydrogen, nitrogen, phosphorus and sulfur. ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन के साथ कभी कभी फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये चीजें ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दैट कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स इन व्हिच कार्बन इज प्रेजेंट, and the branch of chemistry in which we study about the organic compound is called organic chemistry. Clear है? तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है? The compound in which carbon is present is called organic compound. And the branch of chemistry in which we study about ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें एक और आता है हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स
ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होता है। तो द कंपाउंड which contain only the compound which contain only hydrogen and carbon, यह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। द कंपाउंड विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉडर्न डेफिनेशन यही कहता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन भी एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसलिए कि उसमें भी कार्बन है और कार्बन के साथ केवल हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। कार्बन, पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहिए या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहिए। ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखिए, जब हमने वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन बताया था आपको, तो उसमें आपको ये बताया था जो कार्बन होते हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड बनाने की, डबल बॉन्ड बनाने की और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी होती है। वो सिंगल बॉन्ड से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अपने न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर अपने न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर भी अपने न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो कार्बन के अंदर ये यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता होगा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते होंगे जिसमें डबल बॉन्ड होता होगा, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता होगा। तो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें दो कार्बन एटम के बीच केवल और केवल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें केवल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई? और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें डबल या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसी बात को हम लोग लिखेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which the organic compounds in which single covalent bond is present in two carbon atoms
carbon atoms is called saturated hydrocarbon, is called saturated hydrocarbon या फिर saturated organic compound. For example, methane, ethane, प्रोपेन, ब्यूटेन. अब इन सब का स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स के नाम लिखे गए हैं इन सब में दो कार्बन एटम्स के बीच केवल और केवल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. जैसे हम लोग एथेन का बना रहे हैं, मेथेन का होता है CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10. हमने कल भी ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया था, तो ब्यूटेन का बनाते हैं. इसमें जितने भी कार्बन एटम हैं सारे कार्बन एटम्स के बीच केवल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाया गया है. तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें दो कार्बन एटम के बीच केवल सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है. ठीक है. और जो दूसरा है वो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड. Organic compound. The compound in which double or triple covalent bond is present in two carbon atoms is called unsaturated organic compound. Unsaturated organic compound. जितने भी एल्केन होते हैं, आप एक लाइन में लिखते ऑल एल्केन. जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, और जितने भी एल्कीन और एल्काइंस होते हैं वो सारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से. ठीक है. ऑल एल्कीन and alkynes are unsaturated हाइड्रोकार्बन. आई बात समझ में? जितने भी एल्कीन्स है और जितने भी एल्काइंस है वो सारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं. एल्कीन्स में जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हैं C2H4, C2H2. C2H4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है C डबल बॉन्ड C H H H और H. तो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना दोनों कार्बन एटम के बीच में, तो ये अनसेचुरेटेड हो गया. और ये है C2H2, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H. तो यह भी दो कार्बन एटम्स के बीच ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है. तो ये दोनों के दोनों जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. इसलिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि दोनों के बीच
डबल या फिर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बात समझ आ गई कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन के कितने पार्ट होते हैं और किस तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। समझ आ गई आपको? क्लियर है? नाउ द टॉपिक इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो कंपाउंड होते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी संख्या इतनी अधिक क्यों है। कई कारण है, आपको बताया भी गया था। उसमें एक कारण ये था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बन होते हैं, वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन कंपाउंड, क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनके कंपाउंड्स की संख्या बहुत अधिक होती है। तो आज हम लोग उसी स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड क्या है, रिंग कंपाउंड क्या है, या साइक्लिक कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इन सारी चीजों के बारे में देख रहे हैं। तो पहला है स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ये क्या होते हैं? कंपाउंड्स इन विच नो कार्बन एटम of the chain is linked to more than two other carbon atom are called straight chain compound। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई भी कार्बन एटम दो से अधिक कार्बन एटम से लिंक यानी कनेक्टेड नहीं रहता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे दिया है CH3 CH2 CH2 CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या है? कार्बन की संख्या काउंट कर ले पहले, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह जो है ब्यूटेन है। अगर इसको पूरा बढ़िया से ओपन करके स्ट्रक्चर बनाए तो ये क्या हो जाएगा? C H, इसके साथ कितने रहेंगे? 3, फिर C उसके साथ H कितने रहेंगे? 2, फिर C इसके साथ H कितने रहेंगे? 2, और फिर C इसके साथ H रहेंगे 3। आई बात समझ में? तो इसमें कोई भी कार्बन एटम जो है वो दो से अधिक कार्बन से कनेक्ट नहीं, ज्यादा से ज्यादा दो कार्बन एटम से लिंक है। जैसे देख लीजिए ये कार्बन है तो एक इधर कार्बन एटम है और एक इधर कार्बन एटम है, तो यह कार्बन जो है दो अदर कार्बन एटम से लिंक है, कनेक्ट है। फिर अगर इसको ले लिया जाए तो यह कार्बन एटम एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से कनेक्ट है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें जो कार्बन एटम होते हैं वो दो से अधिक कार्बन से कनेक्ट नहीं रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेट चेन कंपाउंड। क्लियर है? ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांच चेन कंपाउंड। ये क्या होता है? Carbon compounds in which at least one carbon atom, one carbon of the chain linked with 3 or 4 other carbon atom are called branch chain compounds। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक कार्बन एटम ऐसा हो जो अदर 3 या 4 कार्बन एटम से लिंक्ड हो। एक कार्बन एटम अदर 3 या 4 कार्बन एटम से कनेक्ट होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है एक कार्बन एटम यह जो है कितने दूसरे कार्बन से कनेक्ट है? एक नीचे है, एक ये और एक ये। अगर इसको थोड़ा सा ओपनली बनाया जाए तो C ये पहला वाला, उसके साथ कितने H है? 3, तो 3H हमने बना दिया। फिर C बीच वाला और इसके साथ कितने H है? 1। फिर दूसरा पार्ट इसका किससे कनेक्ट है? C से, और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3, और एक कार्बन और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें जो कार्बन होता है कम से कम एक कार्बन ऐसा होता है जो अदर 3 या 4 कार्बन एटम से कनेक्ट रहता है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांच चेन कंपाउंड कहते हैं। स्ट्रेट चेन में क्या था कि एक कार्बन अदर 2 कार्बन एटम से लिंक हो रहा था। ब्रांच चेन में क्या है कि एक कार्बन एटम अदर 3 या 4 कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कहेंगे ब्रांच चेन कंपाउंड। क्लियर है? आगे अगला जो टॉपिक है वो है साइक्लिक कंपाउंड। एंड व्हाट इज साइक्लिक कंपाउंड? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन व्हिच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें सारे कार्बन एटम एक दूसरे से लिंक होकर के जुड़ करके एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे देखिए ये है, इसमें कितने कार्बन एटम है? 3, तो इसका नाम हम लोग देंगे साइक्लोप्रोपेन। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम देंगे साइक्लोहेक्सेन।
इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो कहेंगे इसको हम लोग साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक मतलब सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़ करके एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम लोग साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स इन विच यहाँ पे इन छुटा हुआ है, कंपाउंड इन विच नो इन नहीं रहेगा, कंपाउंड विच कंटेन compounds which contain one or more isolated or fused benzene ring are called aromatic compounds। एक ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें जो कंपाउंड होता है उसमें 1 या 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होते हैं, इस तरह का होता है बेंजीन रिंग। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो, वैसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे ये देखिए, इसका नाम है फिनाल, दिस इज टॉलुइन एंड दिस इज फिनाल, दिस इज टॉलुइन एंड दिस इज एनिलीन, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। इट ऑल्सो कंटेन बेंजीन रिंग, एनिलीन NH2, इसको हम लोग कहेंगे एनिलीन। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर हो गई सारी बातें? स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड क्या है, साइक्लिक कंपाउंड क्या है एंड एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, चाहे वो कंपाउंड कुछ भी हो लेकिन उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। और बेंजीन रिंग कैसा होता है? दिस इज द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग इस तरह का होता है, देखिए ये बेंजीन रिंग है। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें ये बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगा उसी को हम लोग कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई। और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें ताकि मुझे अपनी कमियों का पता चल सके और मैं उन्हें दूर कर सकूं।